हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम था आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बेसिक चैप्टर बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर। इससे सिंपल कोई भी चैप्टर नहीं होगा, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बहुत आसान, लेकिन इस चैप्टर का जो यूज होगा ना, प्रत्येक चैप्टर में होगा, चाहे 11th पढ़ो चाहे 12th में पढ़ो। इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्योंकि जब ऐसा चैप्टर है जिसको आपको हर चैप्टर में पढ़ना, चाहे 11th का क्लास पढ़िए और चाहे 12th का, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में जब आपको इसको यूज करना है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। आसान सा लेक्चर है और एक ही लेक्चर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जो इससे पिछला चैप्टर है, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, उसको अच्छे से रिवाइज करें और उसकी बातों को अच्छे से मेमोराइज करिए। क्योंकि यूनिट और मेजरमेंट, अगर आपको यूनिट मेजरमेंट नहीं पता है, यूनिट्स के बारे में नहीं पता, तो फिर डायमेंशन समझ में नहीं आएगा। खैर चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में जो कुछ पढ़े उसको रिवाइज करिए। देखिए, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स की बात होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है, आपको याद होना चाहिए। 7 क्वांटिटीज है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और इनके जो यूनिट्स हैं, जैसे कि हम बात करें लेंथ की, लेंथ का जो यूनिट है यहाँ मीटर होता है, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। ये 7 बेस यूनिट्स होती है। ठीक है, अच्छा, इनको पढ़ने के बाद और भी आपको याद होना चाहिए कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थी। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थी। वैसे यहां पर जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 थे, एक था रेडियन, याद आया, और दूसरा क्या था? स्टेरेडियन। तो ये भी यूनिट्स हैं जिनको सप्लीमेंट्री कहा जाता है, बाद में जुड़ी। और रेडियन किसका यूनिट्स है? याद होगा, ये प्लेन एंगल का होता है। और स्टेरेडियन किसका यूनिट है? यह सॉलिड एंगल का यूनिट, सॉलिड एंगल। याद आया? ओके, ठीक है। इसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर ले कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। तो देखो, डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं, ये ऐसी यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बेस क्वांटिटीज पर। जैसे कि इसका एग्जांपल है एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ को नापा जाता है मीटर में और ब्रेथ को भी नापा जाता है मीटर में, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीन्स मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर क्या दिख रहा है सीधा? ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? डेराइव्ड यूनिट। ओके, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल, जैसे डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास को किसमें नापते हैं? केजी में, किलोग्राम में। वॉल्यूम किसमें नापेंगे? मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो ये देखो, केजी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो दोनों से डेराइव हुआ, इसलिए क्या हो गया? डेराइव्ड यूनिट। ओके, ये आपने पहले पढ़ चुका ना। अब आता अपना टॉपिक, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होता है? अच्छा देखो, डायमेंशन का सीधा सा मतलब है यूनिट को लिखने का एक प्रॉपर बढ़िया सा एक नया तरीका। ओके, तो जो एसआई यूनिट्स हैं या एमकेएस सिस्टम वाली जो यूनिट्स हैं, उनको लिखने का एक तरीका बना लिया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? डायमेंशन। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन का सीधा सा मतलब था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब डिराइव्ड यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट लिखने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट्स है उन पर जो पावर्स लगाते हैं, उन पावर्स को, उन्हीं इंडेक्स को क्या कहा जाता है? डायमेंशन। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, अगर एक छोटी सी यूनिट ले लें, जैसे वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी 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 क्या होता है?
ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि वेलोसिटी v इक्वल टू होता है s बाई टी। याद आया? अब देखो, अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ v, v की यूनिट क्या हो जाएगी? तो v की यूनिट अगर आपको लिखना है तो सीधा सा मतलब है s की यूनिट लिख लो। s का यूनिट मीटर में होता है और नीचे t है, t का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, जिसको आप ये भी लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहां पर दिख रहा है मीटर का पावर 1 और सेकंड का पावर -1। मतलब क्या पता चला कि डायमेंशन ऑफ v is 1 in length, 1 in length and -1 in टाइम। समझ में आया? तो ये जो आप पावर लगा रहे हो, m का पावर 1 और s का पावर -1, यही जो पावर है इन्हीं को कहा गया है डायमेंशन। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए चलिए भाई आगे देखिए। अब किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है तो उसमें एक थोड़ा सा बदलाव किया गया। जो आप लेंथ मास टाइम के यूनिट को लिख रहे हो उनको थोड़ा सा सिंबलाइज किया गया। जैसे लेंथ है, लेंथ को लिख दिया गया इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, मास को लिख दिया गया कैपिटल एम, टाइम को लिख दिया गया कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल ए से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिख दिया गया और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडिला CD से लिख दिया गया। तो ये जो लिख दिया गया इन सभी को बताया जाता है डायमेंशनल फार्मूला। क्या कहा जाता है? डायमेंशनल फार्मूला। तो अब से आपसे जो भी पूछा जाएगा उसका आपको क्या लिखना होगा? डायमेंशनल फार्मूला। जैसे कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, ठीक है, x डिपेंड करता है मास में a, लंबाई में b और जो समय है उसमें c। तो इसको हम इसका क्या कहेंगे? x का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जो मास में डायमेंशन उसका a है और लेंथ में डायमेंशन b है और टाइम में डायमेंशन c है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला x का हो जाएगा m पावर a l पावर b t पावर c। तो इसको आप क्या कहोगे? इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्या कहोगे? डायमेंशनल फार्मूला। कोई डाउट तो नहीं ना? ओके भाई, चलिए चलिए आगे देखिए। डायमेंशन फार्मूले आप सब फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमने लिया है और इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लिखने से पहले इनका फार्मूला आपको याद होगा। देखिए एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपसे कहे कि बताइए एरिया का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाए? लेंथ का डायमेंशन एल और ब्रेथ का डायमेंशन, ये भी तो आप मीटर में ही नापते हो, ये भी एल ही होगा। तो दोनों को मिला दीजिए तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को चाहो तो आप तो नहीं अच्छा लग रहा है और अच्छे से लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, एम पर तो डिपेंड नहीं करता, एम पावर 0, एल स्क्वायर टी पर डिपेंड नहीं करता, टी पावर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद आया? वॉल्यूम को किससे लिखते हैं? v से। तो आपसे कह के डायमेंशनल फार्मूला लिखिए v का, तो क्या हो जाएगा? लेंथ, लेंथ को आप लिखोगे कैपिटल एल से, ब्रेथ को भी मीटर में नापते हो इसलिए इसको भी एल से लिखोगे, जिसको भी मीटर में नापते हो सब का सब किससे लिखा जाएगा? एल से। लेंथ को भी मीटर में नापा इसलिए एल, ब्रेथ को भी मीटर से नापा इसलिए एल और हाइट को भी नापा मीटर में इसलिए एल। तो ये क्या हो जाएगा? 3 बार एल इसलिए एल क्यूब। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। ओके, इसी तरह से तीसरी क्वांटिटी ले डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी जिसको आप रो से लिखते हो, रो क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। याद आया? रो इक्वल टू एम बाई वी। डेंसिटी क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम।
मास, अब इसका देखो डेंसिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाय वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, और वॉल्यूम किस में नापते हो, मीटर क्यूब में, तो यहाँ वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल चुका है, कितना, एल क्यूब। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, एल क्यूब, दोनों को साथ में मिलाकर लिख देंगे तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल पावर -3, नीचे +3 ऊपर जाएगा तो -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी। ओके, समझ में आया, ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी या स्पीड, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी और स्पीड का, तो वेलोसिटी और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अगर v से आप लिख रहे हो तो ये हो जाएगा s/t। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लास 9 को याद करिए। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आपसे कहा है डायमेंशनल फार्मूला लिखिए इसका, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो एस का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइड बाई टी का डायमेंशनल फार्मूला। एस किस में नापते हो, मीटर में, मीटर में नापते हो इसलिए ये लेंथ की तरह हो गया एल, और टी टाइम है, टाइम को लिख दोगे टी, दोनों को साथ में मिला दीजिए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला L t⁻⁻1। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वांटिटी हमने ले लिया एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन जानते हैं ना, एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। याद है, इसे लिखते थे आप कैसे, ए इक्वल टू क्या होता था, v-u/t, याद आया। अब आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो ए का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, v-u, देखो जो v का वही u का दोनों के दोनों क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी इधर आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला L t⁻⁻1। तो इसको रख दीजिए यहाँ पर L t⁻⁻1, और नीचे क्या है, नीचे है टाइम, टाइम हो जाएगा t, दोनों को साथ में मिला दो तो क्या हो जाएगा L t⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सिलरेशन। ना फोर्स, फोर्स के बारे में याद है ना, न्यूटन लॉ F=ma, ये न्यूटन लॉ का कंक्लूजन है, न्यूटन लॉ नहीं है, खैर आगे इसको पढ़ेंगे। F=ma होता है, m क्या है मास, a क्या है एक्सिलरेशन। आपसे कहे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम, और ए क्या है एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है L t⁻⁻2। तो ये हो जाएगा L t⁻⁻2, दोनों को साथ में मिला दो क्या हो जाएगा mL t⁻⁻2। याद रखना इसको, सोते जागते खाते पीते हंसते खाते हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, चाहे इमरजेंसी कर रहे हो तब भी याद रखना। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL t⁻⁻2। ओके, चलिए भाई चलिए आगे देखिए। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क जो होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद आया, वर्क क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछे कि बताओ क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, कितना, एम एल t⁻⁻2, और एस क्या है, एस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मीटर में नापोगे इसलिए एल, सबको साथ में मिला दो और ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर t⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। चलिए पावर की बात करें, पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। सूत्र पता है, डायमेंशनल फार्मूला सिंपली लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि पावर का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, पावर का डायमेंशनल फार्मूला, वर्क का तो निकल आया कितना, एम एल स्क्वायर t⁻⁻2, और नीचे क्या है टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा t, तो ये टोटल कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर कितना हो जाएगा, देखो -2 और एक और आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा,
ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जा रहे हैं। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम याद आया? लीनियर मोमेंटम क्या था? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू एम बी, P इक्वल टू एम बी। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर आप P का लिखना चाहोगे तो मास का डायमेंशनल फार्मूला, मास का हो गया कैपिटल एम, और बी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी बताया। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी पावर माइनस वन। याद रख लो। तो यहाँ पर रख देंगे एल टी पावर माइनस वन, दोनों को साथ में मिला दीजिए, एम एल टी पावर माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ काइनेटिक एनर्जी का सूत्र याद है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू था हाफ एम बी स्क्वायर, था ना फॉर्मूला? तो अगर आपसे कहे कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो कि ड्यू टू मोशन आता है, तो वन बाई टू तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, एम मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम हो जाएगा। और वी क्या है? वी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी पावर माइनस वन, और इसका क्या है यहाँ पर? स्क्वायर। दोनों को साथ में मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? एम एल, देखो बाहर स्क्वायर है तो एम एल स्क्वायर, और माइनस वन और टू हो जाएगा माइनस टू। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। यूनिट समान है तो जाहिर सी बात है उनके डायमेंशन भी समान होंगे। और आप देख सकते हो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था? हाँ, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। और काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। मतलब जिनके यूनिट सेम है उनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होंगे ना। पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एनर्जी है, इसका भी यूनिट जूल होता है, इसलिए इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। कैसे? देखो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र याद करो। पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू था एम जी एच। अब आपसे कहे कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, तो एम का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम हो गया। जी क्या है? जी याद करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी पावर माइनस टू। क्यों? क्योंकि मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर का एल हो गया और सेकंड का हो जाएगा टी, और स्क्वायर है इसलिए पावर माइनस का टू हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा एल टी पावर माइनस टू। याद भी करते चलिए। एच क्या है? हाइट है। हाइट मीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, इसलिए इसको भी किससे लिखेंगे? एल से। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम। एल और एल दो बार है इसलिए हो गया एल स्क्वायर, और टी पावर माइनस टू। देखा, वही डायमेंशनल फार्मूला आया जो काइनेटिक एनर्जी का, वही पोटेंशियल एनर्जी का। कोई भी एनर्जी आ जाए, सभी एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और वर्क की वह यूनिट क्या होता है? जूल। इसलिए इनके डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होंगे। ठीक है ना? ना आगे देखिए, आगे प्रेशर। आइए किसी को कर लो, पैंट में नहीं करना, बाहर जाना। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को पी से लिखते हैं, और प्रेशर जो होता है ये होता है फोर्स बाई एरिया। याद आया? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल जब पढ़े थे वहां पर था। तो फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर का अगर आपसे पूछे कि बताइए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा प्रेशर का, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। फोर्स होता है एम एल टी पावर माइनस टू। याद हो जाना चाहिए तक। और एरिया का हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में नापते हैं इसलिए एल स्क्वायर। सबको एक साथ लगा दो। एम देखो, एल से एक स्क्वायर हट जाएगा, एक एल बचा तो ये ऊपर जाएगा, एल पावर माइनस वन और टी पावर माइनस टू। ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी क्वांटिटीज ले लें, जैसे कि ले लिया जाए 13 नंबर पर हमने कह दिया
टॉर्क है, टॉर्क। टॉर्क याद है? टॉर्क नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद करो। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। टाउ होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि बताइए टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखना तो फोर्स का लिख लीजिए, एम एल टी पावर -2, और डिस्टेंस का हो जाएगा एल, तो सबको मिला तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर, देखिए एल दो बार हो गया, एल स्क्वायर टी पावर -2। तो ये टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो क्या देखा, चाहे वर्क हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे टॉर्क हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए भाई। और भी कुछ, और भी जान लेते हैं भाई। हम्म ये 13 नंबर यहाँ पर दिया है, एंगल। एंगल क्या होगा? एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो पहले एंगल का पता होना चाहिए। एंगल होता क्या है? हम्म एंगल, एंगल की बात करें तो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो एंगल का पहले फार्मूला तो आना चाहिए। एंगल का फार्मूला याद आया? क्या होता था? ये होता था आर्क बाई रेडियस। याद है? तो अगर आपसे कहे कि एंगल का डायमेंशनल फार्मूला बताइए क्या होगा, आर्क किस में नापते हो? आर्क भी तो लेंथ ही है ना। तो लेंथ है तो उसको मीटर में नापोगे, और रेडियस को भी मीटर में नापोगे। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी होगा लेंथ ही तो है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एल पावर 0, मतलब डायमेंशन लेस। एरिया कैसा हो गया, डायमेंशन लेस। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद आया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी का। तो कैपिटल जी से रिलेटेड फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैपिटल जी का जो फॉर्मूला होता है, उससे पहले आपको याद करना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू क्या था, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल जी निकाल लीजिए। कैपिटल जी क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। अगर आपको कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी पावर -2। आर स्क्वायर ये हो जाएगा एल स्क्वायर, आर दूरी है ना, डिवाइड बाई m1 m2, यानी m, और दूसरे का भी m हो गया। एक m तो कट जाएगा ऊपर से, तो बनेगा क्या, ये m ऊपर जाएगा, m पावर -1। एक यल यहाँ, एल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, सॉरी एल क्यूब, और t पावर कितना है, -2। तो m पावर -1 एल क्यूब टी पावर -2, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल जी। कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कैपिटल आर किसका निकालना है, तो गैस कांस्टेंट के लिए आपको गैस का रिलेटेड फार्मूला तो पता होना चाहिए। तो फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए गैस का इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू आर टी। ओके, आर क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, टी क्या है, टेम्परेचर। भूलना मत, टी यहाँ पर ये क्या है, प्रेशर, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, आर को कहते हैं गैस कांस्टेंट, और टी यहां पर क्या है, टी इज टेम्परेचर। ठीक, तो अब आपको आर का फॉर्मूला पहले निकालना होगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी डिवाइड बाई टी। आर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो पहले पी का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो प्रेशर का याद करो क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर होता था फोर्स बाई एरिया। तो उससे आपने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, प्रेशर, हाँ प्रेशर, 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 दाब जिसे कहते हो। हाँ ठीक है, चलिए एक बार फिर से जान लीजिए।
प्रेशर क्या होता था, प्रेशर होता था P इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का हो जाएगा M L T⁻², और एरिया है नीचे हो जाएगा L स्क्वायर, L से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो M L⁻⁻1 T⁻², यहाँ पर रख देते हैं M L⁻⁻1 T⁻²। V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा VQ, V नहीं सॉरी, मीटर में होता है ना L क्यूब, L क्यूब, यहाँ ध्यान रखना ये क्या है L क्यूब। और नीचे T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन के, सबको एक साथ लिख दीजिए। M L पावर देखो यहाँ क्यूब है, इसमें से एक कम हो जाएगा यानी L स्क्वायर हो जाएगा, T⁻², हो गया, और K ऊपर जाएगा, K⁻⁻1 हो जाएगा, K फॉर केल्विन। तो ये आ जाएगा किसका, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे देखिए, आगे देखिए, 15 हो गए, तो 16 पर आ जाइए। 16 नंबर, 16 में अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सरफेस टेंशन क्या क्या हो जाएगा, अगर कहे कि सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले, तो सरफेस टेंशन जो होता है ये होता है फोर्स बाई लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन को अक्सर हम एस से लिखते हैं, तो एस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा M L⁻², और नीचे क्या है L, तो L से L को हटा दीजिए, बचेगा क्या M T⁻²। ये हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। और भी लिख लीजिए कुछ, ठीक है, जैसे आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, ये होता है फोर्स बाई एरिया, तो ये दाब यानी प्रेशर के इक्वल है। तो इसका अगर आप स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या बनेगा, फोर्स का हो जाएगा ML⁻², और एरिया का हो जाएगा L स्क्वायर। तो दोनों को साथ में मिला दो, क्या हो जाएगा ML⁻⁻1 T⁻², जो कि प्रेशर का था। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेन की बात कर ले, अगर स्ट्रेन पूछा जाए तो स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, यानी यहाँ पर चेंज इन लेंथ और नीचे ओरिजिनल लेंथ। तो देखो दोनों के दोनों लेंथ हैं, कट जाएंगे, इसलिए स्ट्रेन की बात करें अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा, मीटर, नीचे भी मीटर, तो ये हो जाएगा L⁻�0, मतलब डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन कैसा होता है, एंगल की तरह ही डायमेंशन लेस होता है। ओके, और भी देखें, 19 नंबर ले लें, जैसे आपके पास पूछ ले बताइए एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा क्या होता है, तो याद होगा ओमेगा होता था V/R, R क्या है रेडियस। तो यहां से ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, तो V वेलोसिटी है L⁻⁻1, और नीचे R है, R का हो जाएगा L, L से L हट जाएगा, तो बचेगा क्या T⁻⁻1। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से और भी कुछ क्वांटिटीज ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करें एंगुलर एक्सिलरेशन की, क्या एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन जो होता है इसको अल्फा से लिखते हैं, और अल्फा होता क्या है भाई, अल्फा, अल्फा होता है A/R। ए क्या है, लीनियर एक्सिलरेशन। तो अगर आप अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा
एल टी पावर -2, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता है ना। और आर का हो जाएगा एल, तो इस तरह से हो जाएगा ये टी पावर -2। ठीक है, ओमेगा का यूनिट अगर कहें तो ये होता है रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन का अगर यूनिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन यहां से आप निकाल सकते हो, जैसे प्रति सेकंड स्क्वायर यहां से निकलेगा, लेकिन आप आगे जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें नई यूनिट्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा? पक्का पक्का समझ में आना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन आपने पढ़ लिया। अगर आपसे पूछे कि इलास्टिसिटी बताइए भाई, इलास्टिसिटी 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 का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। इलास्टिसिटी जो होता है ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी जिसे ई से लिखोगे, स्ट्रेस का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, स्ट्रेस का स्ट्रेस 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 आपने पढ़ा यहाँ पर कितना, एम एल पावर -1 टी पावर -2, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा एम एल पावर -1 टी पावर -2। तो यही इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो आपको मिलती रहेंगी, और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। आगे बढ़िए, आगे भाई, ये रहा यूजेस क्या होंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस जो आपने इनके फॉर्मूले लिखे, डायमेंशनल फॉर्मूले जिनको डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है, उसका यूज कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो पहला इस्तेमाल इसका है कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम। अगर आपके पास किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट दे रखी है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आराम से इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, जैसे मास की बात करें, मास कहा जाए 1 kg है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। केजी किस सिस्टम का यूनिट है, ये एमकेएस सिस्टम का है, और ग्राम किसका है, सीजीएस का है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये मास ही है, ये क्या हो गया n1, और ये हो गया u1, ये हो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी n2, और ये हो जाएगा u2। यानी कि अपने पास पता चल रहा है यहां से कि n1 u1 बराबर हो जाएगा n2 u2, क्योंकि यहाँ पर n तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं, यूनिट का डायमेंशन लिख लेंगे। तो यहां से आपको n2 अगर निकालना है तो n2 क्या हो जाएगा, ठीक है, n2 आपको निकालना है भाई, तो n2 क्या हो जाएगा, n1 इसकी यहाँ पर n2 निकालना है तो u2 इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा n1 u1 बाई u2। समझ गए? तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आराम से निकाल सकते हैं। n1 क्या है, पहले सिस्टम में यूनिट, और n2 क्या है, दूसरे सिस्टम में यूनिट। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए हमने कहा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम्स। अच्छा याद करो, n1 न्यूटन है, न्यूटन जो होता है ये एसआई यूनिट है, और डाइन क्या है आपका, सीजीएस यूनिट है। सीजीएस एसआई यूनिट जो आया है ये कहां से आया है, एमकेएस सिस्टम से आया, तो एमकेएस को सीजीएस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए 1 न्यूटन आपके पास है, यहाँ पर n1 तो हो गया 1, और n2 आपको बताना है। u1 की बात करें, u1 आपका क्या है, न्यूटन, क्या है, न्यूटन फोर्स। तो अगर आपके पास कहा जाए इसका डायमेंशन लिखिए, तो डायमेंशन न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पावर -3, और u2 सीजीएस में बताना है, सीजीएस में डाइन होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। तो डाइन में आपको बताना है, तो ये भी आपका है तो फोर्स ही तो बनेगा, तो एम एल टी पावर -2, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए इसको m1 L1 T1 लिख लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं m2 L2 T। समझ में आया? याद रखना ये किसमें है, आपका एमकेएस सिस्टम में है, और ये किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अब आपके पास जो यहाँ पर फॉर्मूला भी हमने निकाला कि N2 बराबर N1 U1 बाई U2, तो इसका इस्तेमाल कर दें। तो N2 बराबर N1, यहाँ पर U1 बाई U2, मतलब N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 तो 1 है, U1 का मतलब ये रहा आपके पास M1 L1 T1 पावर -2, और U2 का मतलब हो गया M2 L2 T2 पावर -2 हो गया। ओके, तो देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, M1 बाई M2, L1 बाई L2, देखिए जिसका पावर माइनस में इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, T2 बाई T1, और इसका जो होल पावर है इसको कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। M1 किस में नापा गया है, ये MKS में है, मतलब M का मतलब MKS का मतलब क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम में, ठीक है। M किस में है, किलोग्राम में है, ये किलोग्राम हो गया। और M2 किस में है, CGS। M का देखिए, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड होता है। तो यहाँ पर M1 आपका किलोग्राम में द्रव्यमान है, ध्यान रखना। एक मिनट, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। M1 तो ये डायमेंशन लिखा गया ना, डायमेंशन M किसका होता है, मास का, ठीक है। तो मास है, ध्यान रखना, मीटर में और मास में कंफ्यूज मत होना। यम क्या है यहाँ पर, यम आप जो डायमेंशन में लिखते हो यम, इसका मतलब ये मास का है, वहां मीटर का मतलब एल लिखा जाता है। तो M1 किसमें हो गया आपका, किलोग्राम में, पहला द्रव्यमान मास, और M2 किसमें हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 1 kg 1 मान के चलते हैं। L1 किस में है, देखिए मीटर में है, ये 1 मीटर अगर मान लें, तो नीचे L2 किस में है, सेंटीमीटर में है भाई। T1 सेकंड में है, और T2 भी किस में है, सेकंड में है। स्क्वायर स्क्वायर भी है दोनों पर, होल स्क्वायर है ना, तो ये तो कट गया। अब केजी और ग्राम में इसको कैंसिल करना है अगर, तो किलोग्राम को या तो ग्राम में बदल लो, या तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और नीचे ग्राम। देखिए फिर मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे सेंटीमीटर है, और ये तो कट ही गया। तो ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, 1000, और यहाँ है 100, मतलब हो जाएगा 10 का घात, देखो कितने जीरो है, 3 और 2 5, 10 का घात 5। ओके, तो अपने पास क्या पता चल रहा है, कि ये पता चल रहा है कि 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का घात 5 डायन। न्यूटन के अंदर इतनी डायन बैठी थी कोई, 1 न्यूटन के अंदर 10 का घात 5 डायन बैठी थी। क्लियर हुआ, ओके। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 का घात 5 डायन। ओके, चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। देखिए जूल किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है, अर्ग भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये आपका है एमकेएस सिस्टम में, और ये आपका है सीजीएस सिस्टम में। ओके, चलिए एमकेएस को फिर से सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो पहले जो दिया वो लिख लीजिए। N1 पहला न्यूमेरिकल वैल्यू 1, N2 आपके पास है पता नहीं, U1 पहला मात्रक, देखिए जूल क्या है, जूल एनर्जी है, और एनर्जी का आपको यहाँ डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, याद करो, एनर्जी का जो डायमेंशन था mL² T पावर -2 था, 1 वाला, तो सबके नीचे 1 1 1 लगा लीजिए। U2, तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्योंकि है तो एनर्जी, M2L2 T2 पावर -2 हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है। समझ गए, दोनों का हमने क्या किया,
डायमेंशन लिख लिया। डिफरेंट करने के लिए क्या किया, 1 और 2 का प्रयोग कर लिया। ओके, चलिए अब देखिए, आपको n2 निकालना, तो n2 बराबर होता है n1 u1 बाई u2। ठीक है, क्या करिए, सबका मान रखिए। n2 बराबर n1 तो 1 है, u1 का मतलब हो जाएगा m1 l1 स्क्वायर t1 पावर -2, और नीचे हो जाएगा u2 यानी कि m2 l2 स्क्वायर t2 पावर -2। m क्या है, द्रव्यमान है। l क्या है, द्रव्यमान मीन्स मास। l क्या है, लेंथ है। t क्या है, टाइम है। सबको अलग अलग कर देते हैं भाई। n2 इक्वल टू m1 बाई m2, लेंथ है L1 बाई L2 होल स्क्वायर को बाहर कर दिया, और इसको उल्टा करना पड़ेगा T2 बाई T1, तब ये पावर प्लस में बनेगा ना। M1 आपका MKS में है, MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। M क्या है, द्रव्यमान है यानी मास है, और मास है इसलिए इसको किलोग्राम में लिखेंगे। M2 क्या है, M2 आपका ये भी मास ही है, लेकिन ये CGS में यानी ग्राम में है, तो ये हो गया 1 ग्राम। L1 आपके पास देखिए, L1 आपका MKS में मतलब मीटर में है, तो ये 1 मीटर लिखिए। L2 आपके पास 1 सेंटीमीटर हो गया, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। टाइम देखिए, टाइम चाहे MKS हो चाहे CGS हो, दोनों में सेकेंड ही होता है। तो ये तो आपका खत्म ही हो गया, इधर केवल बचा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 लिखना पड़ेगा, या आप इसे 10 पावर 3 भी लिख सकते हो। नीचे ग्राम, फिर मीटर, मीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10 पावर 2 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब ग्राम से ग्राम हट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो बचेगा क्या भाई, बचेगा n2 बराबर 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 यहाँ पर है, और बाहर भी 2 है, 4 हो जाएगा। तो 4 और 3 मल्टीप्लाई करने पर पावर प्लस हो जाते हैं, n2 हो जाएगा 10 पावर 7। मतलब अपने पास पता चला कि 1 जूल जो होता है 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 आर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनको आपको कन्वर्ट करना हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो आराम से कर सकते हैं। एनी डाउट, अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछ लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। पहला यूज समझ गए, दूसरा यूज पर आते हैं। दूसरे यूज पर, दूसरा यूज क्या होगा, दूसरा यूज होगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन को चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, डायमेंशन की हेल्प से। तो देखिए, इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी है, उसको इस्तेमाल करके आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होता है, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी द सेम। मतलब कि कोई भी फार्मूला आपके पास लिखा है, और उस फार्मूले का दोनों तरफ जैसे फार्मूला लिखा, तो इधर कुछ टर्म होगा लेफ्ट साइड में, और कुछ टर्म राइट साइड में होगा। तो इधर वाला डायमेंशन और इधर वाला डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम हो जाए, तो फिर क्या कहेंगे, फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज वो फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर प्लस करके भी कोई नया टर्म लिखा है, तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब ओनली दिस, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions are the सेम। जिनके डायमेंशन सेम होंगे, एक जैसा डायमेंशन होगा, उन्हीं को प्लस कर सकते हो। जैसे आपके कहा जाए कि वेलोसिटी में एक्सीलरेशन प्लस करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग अलग है। आपसे कहे कि फोर्स में प्लस करिए डिस्टेंस, तो कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग है। हाँ,
वर्क में एनर्जी प्लस करिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम है। तो केवल उन्हीं क्वांटिटीज को प्लस या माइनस किया जा सकता है जिनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। समझ में आया? ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि एक हमने इक्वेशन ले लिया, कहा कि W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, इसको चेक करो कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, W का डायमेंशन लिख लोगे और इधर जो है आपके पास 1/2 एम बी स्क्वायर, इसका डायमेंशन लिख लोगे। दोनों के डायमेंशन अगर सेम आ गए तो कहेंगे फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड आप ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड का डायमेंशन लिखिए, वर्क है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। याद आया? इधर डायमेंशन लिखिए, 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए यम मास है, मास का डायमेंशन एम, और v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है एल टी पावर -1, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, m एल स्क्वायर टी पावर -2। क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन। ध्यान रखना, डायमेंशन लिख रहे हैं, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लिख रहे हैं क्या, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा कि जो डायमेंशन आ रहा है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं, इसलिए जो फॉर्मूला है वो कैसा है, करेक्ट है। फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपके पास तीसरा एग्जाम्पल पढ़े उससे पहले आप एक और उदाहरण ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि क्लियरिटी आ जाए इसमें। ठीक है। तो देखते हैं कि अगर हम नेक्स्ट कोई भी एक एग्जाम्पल लेना चाहें जिसमें कहाँ थे, यहाँ पर थे, चेक कर रहे थे। ठीक है। तो अगर हम इसमें कोई भी एग्जाम्पल लेना चाहें, और भी एग्जाम्पल जो कि अपने काम का हो, तो उसमें हो सकता है आपका एक इक्वेशन हम जोड़ लें। ले लेते हैं टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ले लें 2 π L/c। इसको चेक करिए, चेक वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसके लिए आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसका डायमेंशन लिखिए। तो टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन तो टी ही बनेगा। ठीक है। फिर लिखिए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का अगर आप डायमेंशन लिखते तो 2 π का कोई डायमेंशन नहीं होगा, एल का डायमेंशन होगा एल, और जी का डायमेंशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन है एल टी पावर -1, एल से एल हट जाएगा, टी पावर -1 है, ऊपर क्या हो जाएगा, टी पावर -1, ये हो जाएगा। सॉरी, टी पावर -2 होता है, तो टी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2, यानी कि राइट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया टी पावर -2। तो एक्सेलरेशन का एल टी पावर -2 होता है, एक बार देख लीजिएगा फिर से। ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर इसका डायमेंशन डिफरेंट है। यहाँ पर क्या देखने को मिला, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, बराबर नहीं है, इसलिए फार्मूला कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो कोई भी फार्मूला आपके पास दिया है, चेक करिए कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखिए। अगर डायमेंशन फार्मूला दोनों तरफ का सही है तो सही है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट हो जाएगा ना। थर्ड, देखिए थर्ड इसका इस्तेमाल होता है अगर हमको पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो हम उसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, जैसा कि अभी मैंने t इक्वल टू 2 π L/c लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है, उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है। हमने क्या दिखाया कि t जो है 2 π L/c इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को t से लिखते हैं, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड,
एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। अगर हमको ये बात पता है तो इसका करेक्ट फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट टी का लेंथ में डायमेंशन जो है वो ए है, और जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर पावर बी में डिपेंड करता है, ऐसा पहले लिखना पड़ेगा। फिर क्या करिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, तो एक कांस्टेंट लगा दीजिए के एल पावर ए और जी पावर बी। अब दोनों तरफ का डायमेंशन लिखिए, इधर टी इधर के, एल पावर ए और जी पावर बी, इसका डायमेंशन लिखिए। के का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट है। एल एल का अच्छा उससे पहले इसको समीकरण कुछ मान लो। देखिए एल पावर ए है, एल लेंथ है, लेंथ हो जाएगा एल, और यहाँ पर पावर ए, क्योंकि लेंथ का यूनिट पता है। जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन होता है एल टी पावर -2 और इसका पावर बी। और इधर आपके पास देखिए यल तो है नहीं, तो यल आप अपने तरफ से लगा लीजिए, पावर 0 लिख लीजिए और टी है। साथ में लिखेंगे एल पावर यहाँ ए, और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे पावर बी, तो एल पावर ए प्लस बी हो जाएगा। टी का पावर देखिए -2 और बी माइनस का 2b हो जाएगा। इधर है एल पावर 0 इंटू टी। नाउ अब दोनों तरफ का डायमेंशन जो है इसको कंपेयर कर लीजिए। यहां पर है 0 इक्वल टू इधर कितना है ए प्लस टी, और इधर पावर है 1 और यहाँ पर -2b, तो 1 इक्वल टू हो गया माइनस का 2b। यहां से b निकाल लीजिए, b हो जाएगा -1/2। यहां से a निकालोगे, a होगा माइनस का b, मतलब हो जाएगा इसके आगे माइनस और मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस। अपने पास पता चल गया कि a है प्लस का 1/2 और b है माइनस का 1/2। तो इन दोनों का वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो टाइम पीरियड t बन जाएगा के एल पावर 1/2 जी पावर -1/2, यानी कि ये हो जाएगा के एल पावर 1/2 जिसका पावर माइनस में, उसको नीचे लिख दीजिए जी पावर 1/2। टी इक्वल क्या आ जाएगा, के 1/2 का मतलब √L/G। प्रैक्टिकली के की वैल्यू तो हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, लेकिन के इक्वल टू हमने फार्मूला जो अभी लिखा था उसमें मैंने कांस्टेंट को क्या लिखा था 2π, तो इसकी जगह क्या डाल दें 2π, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2π√L/G। ये आपका करेक्ट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, 2π√L/G। तो इस तरह से हमने डायमेंशन का करेक्ट फार्मूला ने उसका टाइम पीरियड का डायमेंशन की हेल्प से करेक्ट फार्मूला ड्राइव कर लिया। कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ सीमाएं हैं, लिमिट है कि इतने तक आप कर सकते हो। क्या, देखिए पहला चीज, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द फार्मूला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसा फार्मूला आ जाए, जैसे फार्मूला तो बहुत सारे हैं जैसे ड्राइव कर रहे हो, उसमें आप क्या देख रहे हो, जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता कर सकते डायमेंशन। अभी मैंने किया ना टाइम पीरियड वाले में, उसमें के का मान निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। दूसरा देखिए, if a physical quantity depends upon more than 3 factors then correct formula cannot be derived। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 पर डिपेंड करता, ठीक है उसका फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, लेकिन अगर 3 से अधिक पर वो डिपेंड करने लगा तो उस केस में आप उसका फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। इसके बाद देखिए, बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी एनालाइज्ड। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा आ जाए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब आ जाए, एक्सपोनेंशियल मतलब e पावर x आ जाए, 2 पावर x आ जाए, ऐसा आ जाए, और लॉगरिथम वाला, लॉगरिथम का मतलब जिसमें लॉग आ जाए, तो ऐसे वाले फॉर्मूले पर आप इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इन पर ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे आराम से। हाँ, चेकिंग करना है वो अलग बात है, उसे आप चेक कर लोगे, लेकिन इस पर कहो कि इसको एनालाइज कर पाए, इसका इससे रिलेटेड फॉर्मूला ड्राइव कर पाए, तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे आपके पास कह दिया y इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आपके पास दे दिया,
अब आपसे कहे कि इसको चेक करो कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो ये तो आप कर सकते हो, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा जाता है वैसे, ओमेगा टी। तो इसे आप चेक कर सकते हो कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट, लेकिन ड्राइव नहीं कर सकते। यहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो इसको चेक करना है तो चेक कर सकते हो, दोनों साइड का डायमेंशन सेम करके। वाई मीटर में होगा तो ये हो जाएगा एल। इधर देखिए, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी मीटर में मेजर किया जाएगा तो ये यल हो जाएगा। साइन की बात करें, इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस दिखाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हमको साइन के बारे में तो एनालाइज कर नहीं सकते, सिर्फ ओमेगा टी को एनालाइज कर सकते हो। आपको ओमेगा टी एंगल का काम कर रहा है, इसको दिखाना है कि जो ये ओमेगा टी है ये डायमेंशन लेस है। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है, ओमेगा का डायमेंशन होता है टी पावर -1। ओमेगा का डायमेंशन टी पावर -1 होता है। ठीक है, तो जब टी पावर -1 होता है और टी टाइम है, इसका पावर टी हो जाएगा, तो -1 + 1 यानी टी पावर 0। तो इधर का ये डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब एंगल को आपने डायमेंशन लेस दिखा लिया, इसलिए फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन ड्राइव ऐसा फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है, इसकी सारी थ्योरी खत्म होती है, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।